तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जबकि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और चिराग पासवान ने ट्वीट कर इसे समर्थन भी किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए चिराग, लेकिन आप इस स्थिति में खुद को कहां देखते हैं? आपको राजनाथ सिंह का फोन आया, लेकिन इससे पहले एनडीए का हिस्सा आप हैं या नहीं, इसको लेकर असमंजस था, इसको क्लियर करेंगे? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा नीतियों के आधार पर अपना समर्थन किया है। कई बार सरकार के साथ रहने के बावजूद उनकी गलत नीतियों का विरोध ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरे नेता, मेरे पिता जब तक वो जीवित थे, उन्होंने भी यही रणनीति हमेशा अपनाई कि जो नीतियां हम लोगों के पार्टी एजेंडा या हम लोग के सिद्धांतों से मेल खाती हैं उनका हम लोगों ने समर्थन किया और जो नहीं उसका विरोध किया। हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन का हम लोगों ने विरोध किया, कृषि बिल का हम लोगों ने खुलकर विरोध किया। नई सरकार बनी थी और भूमि अधिग्रहण बिल आया था उस वक्त, तुरंत हम लोगों ने उसका भी हम लोगों ने विरोध किया। तो हर वो विषय जो हम लोगों को लगा कि जनहित में संभवता नहीं है, अग्निपथ का मैं खुलकर विरोध कर रहा हूं। पर वहीं पर जब आपने जिस तरीके से एनडीए की तरफ से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उनकी दावेदारी कल जिस तरीके से पेश की गई और जिस तरीके से देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मुझे फ़ोन आया समर्थन के लिए, ये एक ऐसा विषय है जो कि लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा इसको उठाने का काम किया है। समाज के वंचित शोषित वर्ग से आने वाले लोग, ऐसा वर्ग जो कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी अभी भी मुख्य धारा के साथ पूर्णतः नहीं जुड़ पाया है, अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, तो ऐसे में अनुसूचित जनजाति से आने वाली महिला, और सिर्फ मैं इसीलिए समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि वो अनुसूचित जनजाति से आती हैं और महिला हैं इसलिए समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उनकी काबिलियत एज अ गवर्नर जो उनकी भूमिका रही या एज अ जनप्रतिनिधि जो उनकी भूमिका रही और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को संघर्ष के माध्यम से वो अपने आप को एक समाज के वंचित वर्ग से लेकर देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी तक वो अपने आप को लेकर आई हैं, इसका मैं जरूर सम्मान करता हूं। और यही कारण है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने निर्णय लिया है कि हम लोग उनके राष्ट्रपति पद के दावेदारी का समर्थन करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, द्रौपदी मुर्मू की जगह अगर कोई और उम्मीदवार होता तो क्या चिराग पासवान एक बार सोचते, क्योंकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार के लिए नामित किया? संभवतः यस, जरूर। और हम लोगों ने ये बात पहले से ही सोच के रखी हुई थी कि पक्ष विपक्ष दोनों के उम्मीदवार का हम लोग आकलन करेंगे कि भाई काबिलियत के अनुसार, भाई देश के महामहिम का पद है। अच्छा, हैविंग सेड दैट ऑल, मैं इसको पहले मैं क्लियर कर दूं कि मेरे एक वोट से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट फिर भी एक नैतिकता भी एक आधार होता है। जब मैं एक वोट बोल रहा हूँ, खैर आप जब इलेक्टोरल कॉलेज देखेंगे तो वो कुछ 700 प्लस वोट के आसपास होते हैं एक एमपी के, बट हैविंग सेड दैट उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट स्टिल एक नैतिकता भी एक आधार होता है। तो हम लोगों ने ज़रूर इस बात का फैसला पार्टी ने किया हुआ था कि पहले दोनों प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे। संभवतः अगर विपक्ष को इस तरीके का प्रत्याशी देता, अगर ये सिनेरियो रिवर्स होता तो शायद मैं विपक्ष के साथ जाता, पर कल जिस तरीके से इनका नाम सामने आया, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मुझे फोन आया और जिस विनम्रता से उन्होंने आग्रह किया समर्थन के लिए और जो काबिलियत आदरणीय द्रौपदी जी में है, तो उसके आधार पर पार्टी ने फैसला लिया उनके समर्थन करने का। चिराग, एक सवाल है कि आपने जैसे जिक्र किया कि कई नीतियों का आपने पहले विरोध भी किया है, मैंने देखा और सबने देखा, देश ने देखा कि आपने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया काला पट्टा बांधकर। आज की स्थिति में जब ये बात सामने आई कि पीएम मोदी आपको यानी चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा मानते हैं, तो अग्निपथ स्कीम का विरोध करना और इस तरीके से जब ये कहा गया कि आप एनडीए का हिस्सा हैं, तो इस स्थिति में खुद को कहाँ देख रहे हैं आप? क्या आप एनडीए का हिस्सा हैं? देखिए, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से न्यूट्रल रखा है निधि, और एक लंबे समय से मैं अकेले चलो की रणनीति के आधार पर मैं काम कर रहा हूं। मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तो मेरे लिए पहले प्राथमिकता मेरी पार्टी को संजोना, उसको नए सिरे से खड़ा करना, संगठन को नए सिरे से खड़ा करना, जिसमें मैं देश भर में, ना सिर्फ बिहार में मुझे लगता है पिछले एक साल में शायद ही कोई ऐसा जिला रहा होगा जहां पे मैं 4-4, 5-5 बार मैं नहीं गया हूं, कोई प्रखंड बिहार का शायद ही बचा होगा, एंड एट द सेम टाइम देश के भी विभिन्न प्रदेशों में जाने का मैं काम कर रहा हूं। तो पार्टी मेरी प्राथमिकता रही है। तो ऐसे में मैं किस गठबंधन के साथ हूं नहीं हूं, मैं अभी ना इस बारे में सोच रहा हूं, ना मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। यकीनन कल जब माननीय रक्षा मंत्री जी का जब फोन आया तो उन्होंने अपनी बातचीत में इस बात का जिक्र जरूर किया कि चिराग जी, हम तो अभी भी आपको एनडीए का ही हिस्सा मानते हैं। ये बात उन्होंने
उन्होंने कही। बहरहाल मैं उस बहस में ही नहीं जा रहा कि मैं अभी एनडीए का हिस्सा हूं नहीं हूं। मेरी प्राथमिकता फिलहाल मेरी पार्टी है, और जैसा मैंने कहा कि नीतियों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी, मेरे नेता से ही मैंने सीखा है। हम लोग इसी गठबंधन में थे। मेरे नेता उस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे जब अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करने की बात आई थी। उस वक्त खुलकर हम लोग सामने खड़े हुए थे। मेरे नेता ने अल्टीमेटम तक दे दिया था केंद्र सरकार को। तो नीतियों के आधार पर हम लोग का समर्थन रहता है। ये हम लोग की नीति के साथ जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया, ये पार्टी की लाइन लेंथ के साथ जाता है। हम लोग हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे हैं, और ये तो एक ऐसा चेहरा है जो उस वर्ग से आने के साथ साथ इनमें अपार काबिलियत भी है। तो यकीनन देश के मामहीम के पद पर जाने के लिए ये पूरी तरीके से योग्य हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से 5 दिनों में पूछताछ घंटों हुई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई और बीजेपी गलत परंपरा साबित कर रही है। और राहुल गांधी से जिस तरीके से पूछताछ की गई, ईडी पर आरोप भी लगाए गए, चिराग पासवान की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? देखिए, ये लीगल विषय है, जांच का विषय है। मैं बहुत ज़्यादा मामला सब डिविजिस है, जांच हो रही है, मैं इस पर टिप्पणी करूंगा नहीं। ऑल्सो बिकॉज बहुत ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में इस विषय को लेकर अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो है भी नहीं। हैविंग सेड दैट ऑल, मैं बस इतना बोलूँगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अगर आदरणीय राहुल गांधी जी अगर सही हैं तो कहीं मुझे लगता नहीं कि चिंता की ज़रूरत है। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि ऐसी एजेंसीज का दुरुपयोग सत्ता के द्वारा किया जाता रहा है। मैं सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं कंटिन्यूएशन में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर उस मंशा से भी अगर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स अगर हो रही है, तो भी मैं बस इतना ही मानता हूं कि अगर आप सही हैं तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कि ईडी जिस तरह से पूछताछ कर रही है और जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, क्या कांग्रेस का जो बयान है या जो कांग्रेस कहने की कोशिश लगातार कर रही है कि जबरदस्ती राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है और वो संयम बरत रहे हैं, तो इन सब के बीच राहुल गांधी को लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, संयम तो जरूर बरत रहे हैं। जिस तरीके से बैक टू बैक, और टू बी ऑनेस्ट अभी तो हम लोग को ये भी नहीं पता कि क्या वो उस मामले में एज अ विटनेस पेश हो रहे हैं या एज अ आरोपी पेश हो रहे हैं। ये सारी भी क्लैरिटी पब्लिक डोमेन में ज़्यादा आई नहीं है। संयम उनका दिखता है। मैं इस परिस्थिति को मैं समझ सकता हूँ। मेरे पिता लंबे समय तक अस्पताल में रहे थे। मैं समझ सकता हूँ कि आदरणीय सोनिया जी अस्पताल में थी और ऐसे में 10-10, 12-12 घंटे ईडी के ऑफिस में रहना। हैविंग सेड इट ऑल, कानून के सामने सब एक बराबर हैं। ऐसी कई परिस्थितियों में कई आम नागरिक भी फंसे होंगे, पर ये परिस्थिति सामने दिखती है। इसीलिए मैं रिलेट कर सकता हूं कि वो अस्पताल में उनकी तबीयत ठीक नहीं और ऐसे में ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ, वो मनोस्थिति बहुत विचलित करने वाली होती है, जहां एक तरफ माँ की सेहत को लेकर आप चिंतित हों और ऊपर से ये सवाल जवाब चल रहे हों। बट फिर वही मैं बोलूंगा कि अगर आप सही हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। संयम राहुल जी ने जरूर बरता। बीजेपी पर कमेंट करने से बच रहे हैं? मैं कमेंट करने से नहीं बच रहा। मैं मैटर की डिटेल्स ही बहुत ज़्यादा नहीं जानता। संभवतः ईडी के पास ऐसी जानकारी होगी जो उनके खिलाफ हो, और यही कारण है कि वो बैक टू बैक इतने दिन की पूछताछ उनके साथ चल रही है। तो जिस केस की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उस पर मैं किसी एक को आरोपी रखूं और किसी दूसरे को मैं बोलूं कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है, मैं दोनों तरफ मैं न्यूट्रल हूं, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से सच्चाई का ही नहीं पता है। महाराष्ट्र में जो चल रहा है, कल से एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास 40 से ज़्यादा विधायक हैं। पहले सूरत जाते हैं, गुजरात, फिर वहाँ से गुवाहाटी शिफ्ट कराया गया है। महाराष्ट्र में सरकार संकट में है, जो मौजूदा सरकार है उद्धव ठाकरे की। बीजेपी पर आरोप है कि धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म का साथ दे रही है बीजेपी। शिवसेना ने यह बयान दिया है सामना में, क्या कहेंगे इस पर? इससे पहले कि आप फिर बोलें कि मैं बीजेपी पे कोई टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं इस परिस्थिति को समझ सकता हूं। कोइंसिडेंस ऐसा है कि आपके पिछले दोनों सवाल कुछ ऐसे रहे जहां पे कि मैं खुद उसको फील कर सकता हूं सिचुएशन को। मेरे साथ भी, मेरी पार्टी के साथ भी हाल के दिनों में, साल भर पहले कुछ इसी तरीके का घटना चक्र घटा है, इसलिए मैं वो परिस्थिति समझ सकता हूं। और इसीलिए उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं किसी दूसरे तीसरे पे मैं क्या आरोप लगाऊं जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया। I'll say the same thing for शिवसेना ऑल्सो।
मैं उद्धव जी के साथ मैं जहां सिंपैथी रखता हूं, मैं समझ सकता हूं उनकी भावना को, पर वहीं पे उनकी पार्टी के लोग किसी तीसरे चौथे पे आरोप लगाएं कि भाई भाजपा ने ये कर दिया तो उस नेता ने ये कर दिया, उस नेता ने, आपके अपनों ने आपका साथ नहीं दिया, इस बात को समझना होगा। आपके अपने आज आपके साथ नहीं खड़े, इस बात को आपको समझना होगा और इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि भाई क्या कारण है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कई बार लोगों की इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए सालों से जिस दल के साथ थे या जिस दल की वजह से आज उनका नाम है या जिस दल की वजह से वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि भाई वो पार्टी में एक टूट कर सकते हैं, तो वो दल को सम्मान नहीं देते हुए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उन पे ज्यादा हावी हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने का। एकनाथ शिंदे जी का जहां तक बात है, यकीनन उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं किसी से छुपी नहीं है। लंबे समय से जब से उद्धव जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, गाहे बगाहे उनकी महत्वाकांक्षाएं रह रहकर बाहर आई हैं। तो इसीलिए ये महत्वाकांक्षाएं ही हैं जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी में इतनी बड़ी टूट की। आने वाले दिनों में जरूर देखने वाली बात होगी कि क्या वो शिवसेना के ऊपर भी दावा करते हैं। जिस तरीके से मेरी पार्टी में टूट हुई और जो लोग अलग गए उन्होंने मेरी पार्टी पर ही दावा कर दिया, मुझे ही मेरी पार्टी से बाहर कर दिया, तो क्या उद्धव जी के साथ ऐसी परिस्थितियां आती है, ये आने वाले समय में क्लियर होगा। बट बात वही है कि किसी तीसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद को देखना जरूरी है। उस वक्त भी मैंने किसी दूसरे पे दोषारोपण इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया। संजय राउत ने कुछ देर पहले कहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार चली जाएगी। उनके बयान से लगता है कि मानो शिवसेना ने गिव अप कर दिया हो। तो देखिए, चाहे पैसे से हो या बिना पैसे की, सौदेबाजी जो विधायकों की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, मैं जानना चाहूंगा। मैं इसको गलत मानता हूं और बल्कि मैं बहुत जल्द मैं आग्रह भी करूंगा केंद्र सरकार से, आई एम वर्किंग ऑन दिस कंसेप्ट, एक प्राइवेट मेंबर बिल के तहत लेकर आऊं या सरकार से बैठकर मैं चर्चा करूं कि जिस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, ये खैर अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले तो एक दो भी सांसद होते थे तो कोई 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती थी, दल बदल कानून बनना अच्छी बात है। पर साथ ही में मुझे लगता है अब एक ऐसे कानून को बनाने की जरूरत है कि भैया जिस पार्टी से आप चुनकर जाते हैं, आपको जनता ने वोट इसलिए किया क्योंकि आप उस पार्टी के प्रतिनिधि थे, आप उस पार्टी से चुनाव या आप उस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के बाद इस तरीके से दल बदल करना, मुझे लगता है एक बार जिसका चयन हो गया वो 5 साल तक उसको उसी पार्टी के साथ रहना चाहिए। 5वें साल के बाद आप फिर जनता के बीच जाइए और 5 साल का अपना बयान रखिए, बोले कि ऐसा हुआ वैसा हुआ और फिर जनता को चुनने दीजिए। बट मिड टर्म में इससे होता क्या है कि सरकार को जिन ज्वलन मुद्दों पर काम करना चाहिए, सरकार अपने आप को बचाने में ही लगी रहती है। एक लंबा समय अब बीत जाएगा। अब इसके बाद महाराष्ट्र में भले कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, महाराष्ट्र में आर्थिक सामाजिक कुछ भी उथल पुथल होगी, उस पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं रहेगा, अपनी कुर्सी बचाने को रहेगा। जैसे हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान केंद्रित पूरे समय सिर्फ अपनी कुर्सी को लेकर होता है, ना महंगाई को लेकर होता है, ना भ्रष्टाचार, ना बेरोजगारी, ना अभी इतना जो आग बिहार पूरा आग में जला, तो वो ध्यान भटक जाता है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आने वाले समय में एक ऐसा कानून आए कि जिस भी पार्टी से जो भी नेता जीत कर जाए वो उस पार्टी के साथ कम से कम उन 5 सालों तक तो रहे जिसके लिए जनता ने उसे अपना मत दिया। क्योंकि आपने मुख्यमंत्री का जिक्र कर ही दिया है चिराग, आप एनडीए का हिस्सा रहे या ना रहे, आपने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया है जो एनडीए की उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन जेडीयू की तरफ से ना तो कोई ट्वीट आया है ना ही बयान आया है और कल से आज तक इंतजार इसी बात का है। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार जी का क्या स्टैंड रहेगा इसमें? बिना मुख्यमंत्री के जिक्र के मुझे लगता है ये हमारा इंटरव्यू भी इनकम्प्लीट ही रहता। बहरहाल मैं ज़रूर आग्रह करूंगा अपनी तरफ से, मैं कोई नहीं होता हूं कहने वाला, बट फिर भी मैं एक आग्रह ज़रूर करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से। फैसला उनको लेना है अंतोगत्वा, पर जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया है और जिस तरीके से ना सिर्फ जिस पृष्ठभूमि से वो आती हैं, एक आदिवासी महिला होने के नाते ही नहीं, उन्होंने एक गवर्नर के तौर पर भी झारखंड की वो राज्यपाल रही हैं, उस तौर पर भी जो उनका कार्यकाल रहा था वो बेहतरीन कार्यकालों में से एक रहा था। उनकी क्षमता, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। तो मैं ज़रूर जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि वो इनका समर्थन करें। कुछ कहा नहीं है उन्होंने। पर आज नहीं तो कल उनको फैसला तो लेना ही है चुनाव से पहले, या तो वो सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे। पर मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें सोचने का, मेरे पास कल रात फोन आया और मैंने आज सुबह, बल्कि मैं कल रात भी शायद मैं ट्वीट कर देता बट लेट बहुत हो गया था, मैंने आज सुबह 7 बजे ही मैंने ट्वीट कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। भाई एक ऐसी महिला जो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, देश को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति, एक ऐसे महामहिम मिलने जा रहे हैं, तो ऐसे विषयों पर भी सोचकर
मुझे नहीं लगता कि समय को व्यर्थ करने की ज़रूरत है और मैं इसीलिए आग्रह करूंगा कि वो साथ आएंगे, अच्छी बात है, अंतोगत वह निर्णय उन्हीं को ही लेना है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू निधि। तो ये चिराग पासवान है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में उथल पुथल चल रहा है उसको लेकर दल बदल कानून में कहीं ना कहीं संशोधन करने की भी जरूरत आ रही है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना।